सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन और आज गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया। यह पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में बहुत योगदान देगा, उन्होंने जिक्र किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 88 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन इस CFSL के जरिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को साक्ष्य आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली के जरिए बेहतर न्याय मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन के मौके पर पूजा अर्चना भी की। संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने का काम किया जाएगा। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और वहीं यूपी के आगरा में अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस मौके पर आगरा में आयोजित भव्य समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया, लोकमाता अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत बताया। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रजभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा रहता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और दूसरे मंदिरों के पुनर्निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इन मंदिरों को आक्रांताओं ने नष्ट किया, अब पुनर्स्थापना हो रही है। सीएम योगी ने कहा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का महान कार्य किया। उन्होंने मंदिर को जीर्णोद्धार कर राष्ट्र को उसकी पहचान लौटाई है। सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, ये लोकमाता ने 300 वर्ष पहले अपने उस मालवा साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए थे। आज जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जब आज एयर स्ट्राइक करती है और जब पहलगांव के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के
एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके, उसके एयरपोर्ट को तहस-नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। ये लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा और सुरक्षा के गुण हम सबको सिखाए थे। और हमें गौरव की अनुभूति होती है कि लोक माता की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के समारोह के साथ हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साधुवाद के पात्र हैं और आज घोषणा भी क्या की, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जगह कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की याद में। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के साथ बैठक का जिक्र किया। मासातो कांडा के साथ शानदार बैठक हुई, हमने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए एक्स पर ये पोस्ट किया है और साथ ही साथ ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के साथ में बैठक का जिक्र करते हुए बताया कि ये शानदार बैठक रही मासातो कांडा के साथ में। इस बैठक का जिक्र पीएम मोदी ने क्या कहा कि हमने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में भले ही वक्त हो लेकिन सियासी सरगर्मियां इस वक्त तूफान पर है। चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर चर्चा भी तेज हो चुकी है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला हो चुका है कि चिराग पासवान को यह चुनाव लड़ना चाहिए। और वहीं सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है कि पटना में एलजेपी के कार्यकारिणी बैठक में ये चर्चा हुई है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जिससे जनता जुड़ी हुई है। वहीं एलजेपी की ओर से एक सर्वे भी कराया जा रहा है, इसके परिणाम चिराग पासवान के पक्ष में है। इस सर्वे में यह पाया गया कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में उतरकर बिहारियों के लिए काम करना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला चिराग पासवान लेंगे। खबरों के मुताबिक अगर चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें भी तय कर ली गई हैं। माना यह जा रहा है कि चिराग पटना, दानापुर या हाजीपुर में से किसी एक सीट पर उतर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। ऐसे में उनकी पार्टी चाहती है कि चिराग विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे और जीतकर बिहार के लिए काम जरूर करें। चिराग पासवान बीजेपी नीत एनडीए में केंद्र की सरकार में मंत्री हैं और चिराग एलजेपी में 5 सीटों में लोकसभा चुनाव लड़े थे और 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज की थी। चिराग पासवान खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने और केंद्र में उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मैंने कहा ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो जरूर आप लड़ेंगे और ये सही भी। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम लड़ेंगे। तो भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 की 17वीं श्रृंखला 31 मई 2025 को मंगोलिया की राजधानी उलान बातार में शुरू हुई। यह अभ्यास 13 जून 2025 तक चलेगा और दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक सोच और संयुक्त ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा।
उद्घाटन समारोह में भारत के मंगोलिया में राजदूत अतुल मल्हारी और मंगोलियाई सेना की ओर से मेजर जनरल लखाग वसुरेन ने हिस्सा लिया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे सैनिकों को शुभकामनाएं देते हुए इस अभ्यास को द्विपक्षीय संबंधों में एक नया आयाम देने वाला बताया। ये सैन्य अभ्यास उलान बातर स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, जहां दोनों देशों की सेनाएं मिलकर विशेष अभियान का अभ्यास कर रही हैं। इस बार अभ्यास के दायरे को और ज्यादा व्यापक बनाया गया ताकि वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक रणनीतियों का विकास किया जा सके। इस सैन्य अभ्यास में अर्ध पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन का अभ्यास प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। दोनों सेनाएं मिलकर परिस्थितियों का सामना करेंगी और तैयारी कर रही हैं जो आतंकवादी हमलों सीमित संसाधनों में संचालन के दौरान उत्पन्न होती है। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया, परिवार के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और सीएम रेखा गुप्ता ने हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर पूजा अर्चना भी की। गंगा सभा के तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान के साथ रेखा गुप्ता की गंगा पूजा संपन्न करवाई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा इस दौरान कि दिल्ली सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद आज वो देवभूमि की यात्रा पर हैं और पवित्र स्नान कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास है कि दिल्ली में यमुना नदी को भी मां गंगा की तरह स्वच्छ और निर्मल बना सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के 100 दिन एक संदेश देने वाले हैं कि किस तरह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साध्वी ऋतंभरा कनखल स्थित वात्सल्य गंगा आश्रय में भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद थे। ये देश, ये दिल्ली आप सभी की है और मैं तो अक्सर दीदी माँ ये कहती हूँ कि दिल्ली में अपना कुछ नहीं है। पूरे देश भर के जो अलग अलग राज्यों से बसे हुए लोग वही दिल्ली की आत्मा है। तो उत्तराखंड के हजारों लोग दिल्ली में रहते हैं, बाकी प्रदेशों के लोग दिल्ली में रहते हैं, वही दिल्ली की रौनक है, वही दिल्ली की आत्मा है। आज मुझे यहाँ आकर इतनी खुशी मिल रही है कि मैं क्या बताऊं। कल शाम को हमने दिल्ली में यमुना जी पे आरती करी और आज गंगा जी में स्नान किया। मैं आज सभी संत जन जो यहाँ इस मंच पे बैठे हैं उनका ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि एक दिन हम यमुना जी में भी स्नान कर पाएं और गंगा जी की आरती में आकर। और दिल्ली के जंगपुरा में स्थित मद्रासी कैंप में नगर निगम और जीडीए की टीम्स ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। प्रशासन की ओर से मद्रासी कैंप में बनी 300 से ज्यादा झुग्गियों को ढहाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी नजर आई। कार्रवाई के दौरान में कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें एक तरफ कर दिया। जंगपुरा की बुलडोजर कार्रवाई जीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी टीम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद की है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में करीब 350 परिवार रहते थे, जिसमें से करीब 200 परिवारों को नरेला में रहने के लिए फ्लैट दिया गया, लेकिन कुछ लोग वहां जाकर रहने के लिए अभी तैयार नहीं है। मद्रासी कैंप में हो रही इस कार्रवाई का पूरा मामला बारापुला नाले की सफाई से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या को देखते हुए बारापुला नाले की सफाई का आदेश दिया था। इसके लिए 1 जून को मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने का आदेश भी दिया गया था। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही झुग्गियों में रहने वाले लोगों को नरेला में बसाने को कहा और जिस पर बस्ती में कार्रवाई की गई वो करीब 60 साल पुरानी है। जस्टिस प्रतिमा सिंह ने और जस्टिस पीएस अरोड़ा की बेंच ने 9 मई को यह फैसला सुनाया था और कहा था कि अतिक्रमण के हटाने की कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से की जाए। बारापुला नाले की सफाई के लिए अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंगपुरा मद्रासी कैंप पे और मद्रासी कैंप के ऊपर आखिरकार डीडीए का बुलडोजर चल ही गया। हम बात कर रहे हैं मद्रासी कैंप की, जहां पर हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 300 झुग्गियों को यहां पर जमींदोज किया जा रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं किस तरीके से पीला पंजा आपको यहां पर तस्वीरों में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दरअसल पूरा मामला जो है वो कोर्ट से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट की तरफ से मद्रासी कैंप को खाली कराने का आदेश आया था। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं ये अवैध अतिक्रमण था और अवैध अतिक्रमण था तो इस पर बुलडोज़र चलना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो इसी तरीके से राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट का जब आदेश आया उसके बाद यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, बताया ये जा रहा है 300 के करीब झुग्गियाँ थी और इन झुग्गियों में 300 परिवार रहते थे।
जो अब अपना सामान लेकर आप वहाँ पर देखेंगे दूसरी तरफ, वो अब अपना ही घर टूटते हुए देखने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर डीडीए की तरफ से कहा गया था कि आप लोग समय रहते यहाँ इस जगह को खाली कर दें और यहाँ से जो सरकार के द्वारा मकान दिए जा रहे हैं, जो कि नरेला में दिए जा रहे थे, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन लोग शिफ्ट नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई है वो इस वक्त बुलडोज़र की यहाँ पर चल रही है। ये जो कार्रवाई हुई, अवैध अतिक्रमण बता रहे थे, तोड़ा जा रहा है, अब कहाँ आप रात काटेंगे, कहाँ गुजारा होगा? अभी तो हमारा घर भी नहीं मिला हुआ, कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ बैठा हुआ। अगर घर किराए का लेने वाला ले लिया, घर मिलने वाला अपना घर चले गया, हमको ना घर मिला ना हमने किराए के लिया हुआ, हम यहाँ से बैठा हुआ। सरकार की तरफ से पुनर्वास के लिए जो नरेला में घर दिए जाने की बात कही जा रही थी, इन लोगों का ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका नाम लिस्ट में है ही नहीं, और बावजूद उसके वहाँ पर जब ये लोग जाने को तैयार थे तो इनका एक कहना है कि वहाँ पर अभी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर लोग रह ही नहीं सकते। ऐसे में सरकार को इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली शेख के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। और वही महराजगंज के नौतनवा तहसील और पुलिस की टीम ने कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम मोगलहा में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को गिरा दिया। नायब तहसीलदार नौतनवा सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचती है। तहसील टीम के अनुसार मजार के पास बनी हुई ये सरकारी मस्जिद सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित की गई थी। राजस्व टीम ने पहले ही मस्जिद को गिराने का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सरकारी भूमि पर बने मदरसे और मस्जिदों को गिराने की कार्रवाई चल रही है। इसी को लेकर जेसीबी की मदद से मस्जिद को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा रही। नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि मस्जिद सरकारी भूमि पर बनी थी, इसलिए अल्टीमेटम देने के बाद आज कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई के दौरान तहसील और पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद रहा। भारत नेपाल सीमा पर सटे इलाके में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में मुगलहा गांव में ये कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक ढांचे चाहे किसी भी समुदाय के हों, यदि वो सरकारी जमीन पर बने हैं और बिना अनुमति के बने हैं तो उनको हटाया जाएगा। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते होते चल गया। शरारती तत्वों ने शामली और बलवा रेलवे स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक पर जानबूझकर एक बड़ा और भारी लोहे का पाइप रख दिया, जिससे ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई थी, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर की सतर्कता के चलते यह हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक अज्ञात लोगों ने ट्रैक पर करीब 10 फीट लंबा सीमेंट का पाइप और 15 फीट लंबा एक लोहे का पाइप रख दिया था। साथ ही ट्रैक पर कई पत्थर भी पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी रामसेवक गौतम और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ट्रैक से भारी मलबे को हटाया। करीब 1 घंटे की मशक्कत हुई और उसके बाद ट्रेन को फिर रवाना किया। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। और बताया जा रहा है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही। रेलवे ट्रैक पर इस तरह की साजिश न केवल यात्रियों की जान के लिए खतरा है, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी गंभीर अपराध है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। इस घटना के बाद से रेलवे प्रशासन, पुलिस विभाग सतर्क है और ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। और वे देखिए, जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। अधिकारियों ने बसों को हरी झंडी दिखाई। जम्मू के नगरोटा से हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित भक्त जो थे वो काफी उत्साह और आस्था के साथ यहां पर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू की गई इस तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। जयकारों और मंगल गीत के बीच में श्रद्धालुओं का पहला जत्था विशेष बस से जम्मू कश्मीर के गांदरबल स्थित ऐतिहासिक खीर भवानी मंदिर के लिए रवाना हुआ। प्रशासन की तरफ से यात्रा के हर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं ने इस दौरान कहा कि हमें कोई डर नहीं है, हम शांति के दूत हैं। माता खीर भवानी यात्रा केवल आस्था का नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडित समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक भी है। माता खीर भवानी यात्रा के श्रद्धालुओं ने भावुक होते हुए कहा कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, अपने घर लौटने जैसा एहसास है। तहसीलदार उधमपुर जय सिंह ने कहा कि यात्रा हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। मैं सभी यात्रियों की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना करता हूं। यात्रा में शामिल कश्मीरी प्रवासी दलीप ने भावुक होकर कहा कि यात्रा हमें अपनी मिट्टी से जोड़ती है, हमारी पहचान से मिलवाती है और सबसे खास बात यह कि श्रद्धालुओं में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट जितने रिक्वायर्ड हैं वो सारे इन प्लेस किए हुए हैं। तो हम ये यात्रियों को शुभकामनाएं देते हैं कि ये अपनी
यात्रा पूरी अच्छे से पूरी और करें। वहीं जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भीषण बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों के अंदर भारी बारिश। इस तीव्र मौसम परिवर्तन के कारण से कई सड़कें अवरुद्ध हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। हाल ही में सामने आए श्रीनगर लेह मार्ग के एक वीडियो में जो जिला दर्रे की पास भयावह हिमस्खलन देखने को मिला है। इसके चलते जो अहम मार्ग है वो पूरे तरीके से बंद हो गए हैं। स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। उत्तरी कश्मीर में राजस्थान टॉप और मुगल रोड पर पीर की गली में बर्फबारी के कारण गुरेज बांदीपोरा मार्ग और पुंछ राजौरी शोपिया मार्ग पर यातायात स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि ताजा हालात को लेकर हिमस्खलन के जोखिम के कारण एहतियाती तौर पर बंद किया गया था। बांदीपोरा जिले में खतरनाक पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाले गुरेज बांदीपोरा मार्ग पर अगली सूचना तक यातायात निलंबित रहेगा। वाहनों की आवाजाही बंद होने से सीमांत क्षेत्र में आने जाने वाले आवश्यक आपूर्ति लाइनें भी प्रभावित हो सकती हैं। और वहीं पंजाब के बरनाला में एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। बताया गया कि हरदासपुरा में पुलिस की मौजूदगी में एक निहंग सिंह की पिटाई कर दी गई और 2 दिन पहले हुए इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 26 लोगों के खिलाफ इरादा कत्ल का केस दर्ज किया है। बरनाला के एसपी अशोक शर्मा ने बताया है कि गुरुद्वारा साहिब में काम करने वाले सेवादार बलजीत सिंह का गांव के ही सतपाल सिंह से कुछ पैसों का लेन देन था। जानकारी के मुताबिक बलजीत और गुरुद्वारा कमेटी के कुछ लोगों ने गुरुद्वारा साहिब से सतपाल के खिलाफ अनाउंसमेंट कर दी और सतपाल सिंह पर बेअदबी करने की मंशा का भी आरोप लगाया। जब अगले दिन मामले को लेकर गुरुद्वारा साहिब में संपर्क किया गया और झूठी अनाउंसमेंट के बारे में पूछा गया तो उसके सतपाल से कहासुनी हो गई। वहीं गुस्से में आकर सतपाल ने सुखदेव सिंह पर कृपाण से वार कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर महल कला थाने में सतपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद घटना में घायल सुखदेव के परिवार को घटना का पता चला तो उन्होंने सतपाल पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और सतपाल को गिरफ्तार कर चुकी है और गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस के सामने हमलावरों ने सतपाल और उसके परिवार के साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि घटना में सतपाल गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे बठिंडा में एम्स में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आपस ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਕੋਈ 28 ਕੁ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਣੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 112 ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਈਆਂ।